नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया और ट्वीट कर कहा है कि अगर गुपकार गठबंधन देश हित के खिलाफ जाएगा तो भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि या तो गुपकार संगठन के लोगों को देश के लोगों के साथ चलना होगा, नहीं तो वो डूब जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी वार किया और कहा कि कांग्रेस और गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर को पीछे ले जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गठबंधन पर हमला किया है। अमित शाह ने लिखा है, जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। भारत के लोग अब राष्ट्रीय हित के खिलाफ इस गुपकार गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुपकार संगठन के लोगों को देश के लोगों के साथ चलना होगा, नहीं तो वो डूब जाएगा। तो अमित शाह ने गुपकार गठबंधन को घेरते हुए एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है। वो चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू और कश्मीर में हस्तक्षेप करें। गुपकार गैंग ने भारत के तिरंगे का अपमान किया है। क्या सोनिया जी और राहुल जी गुपकार गैंग की ऐसी बातों का समर्थन करते हैं? उन्हें भारत के लोगों के सामने अपना रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 को हटाकर दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को जो अधिकार दिए गए हैं वो उसे छीनना चाहते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें हर जगह अस्वीकार कर रहे हैं। और श्रीनगर से इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला जुड़ रहे हैं, साथ ही जम्मू से पवन शर्मा जुड़ रहे हैं। रिफत, जरा बताइए, इस तरह केंद्र की तरफ से गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, इस एक तरह से ऐसा देखा जाए कि गुपकार संगठन को लेकर कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है आर्टिकल 370 के मामले में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, बुरी तरह से कांग्रेस फंस गई है पूरे कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए एक तो बीजेपी की प्रेजेंस जम्मू में है, कश्मीर में नहीं है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जो अमित शाह ने ट्वीट किया है उसका मतलब ये है कि वो समझते थे कि यहाँ की पार्टियाँ बाइकआउट करेंगी और उससे बीजेपी को यहाँ पे फ़ायदा मिलता। हकीकत ये भी है कि अगर यहाँ की रीजनल पार्टीज मुकम्मल बाइकआउट करती और बीजेपी चुनाव लड़ती तो बीजेपी को मैक्सिमम सीट्स मिलती जो उनको पंचायत इलेक्शंस में हुआ उनके साथ, क्योंकि उस वक्त पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बज़ाहिर बाइकआउट किया, उसका फ़ायदा यहाँ पे बीजेपी को मिला। जो भी वोट पड़े उतनी कम ही वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट्स जीत गए। लेकिन अगर नेशनल लेवल की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को लेके जिस तरीके से तिरंगे पे बयान दिया है महबूबा मुफ्ती ने या चाइना से मुतल्लिक जो बयान दिया है फारूक अब्दुल्ला ने, उसको बीजेपी हाईलाइट करना चाहती है और उससे पूरे मुल्क में इर्रेलेवेंट हो जाएगी कांग्रेस। जिस तरीके से कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो उन ताकतों को या वो उन पार्टीज को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस जो तिरंगे के खिलाफ बोलते हैं या चाइना के फेवर में बोलते हैं, इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, उनको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में अलग अलग स्टेट्स पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। जिस तरीके से बिहार में नतीजे सामने आए, कांग्रेस को उतना कुछ हाथ नहीं मिला। यूपी में ऐसा लग रहा है कि शायद रीजनल पार्टीज अब कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। तो अगर इस तरीके का सिलसिला जारी रहा तो जरूर आने वाले वक्त में कांग्रेस को पूरे मुल्क में प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। और इधर रिफत, अमित शाह के आरोपों को कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि महबूबा की पार्टी के साथ बीजेपी ने 3 साल तक सरकार चलाई और अब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सीनियर लीडर कांग्रेस के राशिद अल्वी साहब मौजूद हैं। राशिद अल्वी साहब, सीधा सवाल अमित शाह जी ने किया है कि गुपकर गैंग जो है अब वो देश के इंटरेस्ट को भी नहीं देख रहे हैं, ट्राइब कलर का इंसल्ट कर रहे हैं, ग्लोबल जा रहे हैं, फॉरेन फोर्सेस को इंटरवीन कराना चाहते हैं भारत में। क्या सोनिया जी, राहुल जी सबका समर्थन करते हैं? देखिए, अमित शाह जी देश के लोगों को गुमराह करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके साथ उन्होंने 3 साल सरकार चलाई है। उन्हें बताना पड़ेगा कि ग्लोबल किस तरह हो रहा है, कौन सी ताकतें उनके साथ मिल रही हैं। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। कश्मीर की समस्या का समाधान ये लोग नहीं कर पाए। 370 हटाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कश्मीर के लोगों को अगर आप कॉन्फिडेंस में ये कदम उठाते उन्हें लेकर, तब हालात वहाँ ठीक होते। अगर कश्मीर के हालात ख़राब करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो अमित शाह जी, आप और प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी पवन भी जुड़े हुए हैं। पवन, जरा बताइए कि जिस तरह से केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी को गुपकार गैंग के मामले में घेरती दिख रही है, वहाँ लोकल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर? पवन।
चलिए, लग रहा है पवन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच आपको हम लगातार बता दें कि अमित शाह के आरोपों को एक तरफ कांग्रेस ने नकार दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस को देश तोड़ने वालों के साथ खड़ा बताया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। गुपकार अलायंस पे गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और कांग्रेस से जवाब मांगा है कि स्टैंड क्लियर करे कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कि गुपकार अलायंस के साथ हैं कि नहीं, या फिर से जम्मू कश्मीर को पुराने कानून में ढकेलना चाहते हैं। देखिए, गृह मंत्री जी ने सही कहा है, जवाब देना पड़ेगा इस देश को। धारा 370 को फिर से बहाल करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस क्यों खड़ी है? पाकिस्तान से बातचीत हो ऐसा बयान देने वालों के साथ कांग्रेस क्यों खड़ी है? चाइना जम्मू कश्मीर में दखल दे ऐसा बयानबाजी करने वाले फारूक अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस क्यों खड़ी है? जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी एजेंडा पर काम करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस क्यों खड़ी है? ये जवाब देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो गुपकार अलायंस है उसमें गुप्त तरीके से पूरी तरह कांग्रेस शामिल है और कांग्रेस ही इसको आगे बढ़ा रही है। पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, ऐसा तो नहीं है कि गुपकार अलायंस के साथ जाने को लेकर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है? वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे अक्रॉस द कंट्री उन्हें नुकसान होगा जो होता आया है। यही सवाल मैं रिफत आपसे करना चाह रही हूं। रिफत जी जी जी, हाँ, जिस तरीके से आपने कहा कि पूरे देश में नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि बीजेपी की ये कोशिश हो, इसी वजह से इस मामले को ज़्यादा उछाला जा रहा है, क्योंकि राजनीति में तो यही है कि अपोनेंट को कमज़ोर किया जाए और ऐसा लग रहा है कांग्रेस को आड़े हाथों लिया जा रहा है और कांग्रेस पे निशाना लगातार साधा जा रहा है और कांग्रेस को एंटी नेशनल पार्टी जो है वो करार देने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस की इसमें खुद भी खता है। अगर उनको ये लग रहा था कि इस तरीके के बयान जो है उनको पूरे देश में नुकसान पहुँचा सकती थी, तो शायद यहाँ पर जिस तरीके से, हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि वो गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन गुपकार अलायंस की तरफ से जो यहां पे लिस्ट आए कैंडिडेट्स के, उसमें कांग्रेस का नाम जरूर है। कांग्रेस ये कह रही है उनका पोल अलायंस है, यानी कि जो इंतखाबात हैं उनके लिए जो कैंडिडेट्स चुनने हैं उस लिस्ट में उनके भी नाम है और बाकी पार्टीज के नाम भी हैं। लेकिन बीजेपी ये किसी भी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस जो है यहाँ, ये जो गठबंधन है यूपी, यहाँ जो गुपकार अलायंस है वो इसका हिस्सा है और पूरे मुल्क में वो ऐसा ही कहेगी और ये राजनीति जो है ये बहुत देर तक चलेगी। जिस तरीके से अमित शाह ने भी हमला किया, हालांकि अभी एक ट्वीट भी आ गया था उमर अब्दुल्ला का, उन्होंने ये कहा है कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी की, वो इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ की रीजनल पार्टीज जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शामिल है वो बाइकआउट करेंगी और बाइकआउट का फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी को इससे पहले जरूर बाइकआउट का फायदा मिला है, क्योंकि पंचायत इलेक्शन यहाँ पे जब हुए या यहाँ ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें यही हुआ कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकआउट किया, लेकिन बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे और उनमें से काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शंस जीत गए, जो बीजेपी को सीधे फायदा आया कश्मीर घाटी में। लेकिन अगर ये पार्टीज मैदान में आ जाती हैं तो उससे बीजेपी को जरूर ये नुकसान हो जाएगा, लेकिन जम्मू में बीजेपी को बहुत फायदा हो सकता है। ही पूरे स्ट्रैटेजिकली बीजेपी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और किस तरह से कांग्रेस को महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना स्टैंड, खासतौर पर आर्टिकल 370 को लेकर साफ करने की तरफ बार बार जोर दे रही है। इधर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी से माफी मांगने की मांग की है और कहा है कि बीजेपी देश की जनता को समझाए कि जिनके साथ उन्होंने सरकार चलाई वो देशद्रोही कैसे हो गए। गृह मंत्री अमित शाह गुपकर संधि को लेकर विपक्ष पर अटैक कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर साहब मौजूद हैं। तारिक अनवर साहब, गृह मंत्री कह रहे हैं कि गुपकर संधि को लेकर के सारे जो पार्टिसिपेंट पार्टियां हैं वो अब जा रही हैं ग्लोबल और बाहर की ताकतों को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल करवा रही हैं उनसे। देखिए, अमित शाह जी को पहले तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए कि यही गुपकर के जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, इनके साथ इन्होंने सरकारें चलाई, इनको अपनी सरकार में शामिल किया और हर तरह से उनका को इस्तेमाल किया। और आज वही लोग, जब वो भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने स्टैंड लिया है तो वो देशद्रोही हो गए। तो पहले वो माफ़ी मांगे, तभी उनकी बात पर लोगों का विश्वास होगा, यकीन होगा। या तो वो उस समय गलत थे या आज गलत है।
सर सीधे सीधे ये भी सवाल किया है गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी इससे सहमत हैं जो कुछ गुपकर संधि में पार्टिसिपेंट्स जो है वो कर रहे हैं, ट्राई कलर का अपमान कर रहे हैं, क्या इस अपमान से सहमत हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि उनको ये सब सवाल करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जिसने सरकार बनाई उन लोगों के साथ और कल तक उनकी तारीफ़ करते थकते नहीं थे और आज वो देशद्रोही हो गए, तो ये बात पहले देश को समझाना पड़ेगा उनको। पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। पवन, जो तारिक अनवर बीजेपी को लेकर माफी मांगने की बात कह रहे हैं, क्या गुपकार अलायंस की तरफ से या उनसे संगठित हो रखे लोग भी इस तरह की बात को कह रहे हैं? क्योंकि काउंटर पर अब लगातार काउंटर आएंगे, बीजेपी अलग काउंटर पेश करेगी और गुपकार अलायंस और साथ ही उनके अलग काउंटर पेश करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो पीडीपी के लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जब सरकार बनानी थी पीडीपी के साथ तब इनको ऐसा नहीं लगा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी वहाँ केंद्र में सरकार में रहे हैं, तो अब ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जो अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वो जो चुनाव होने जा रहे हैं जिला विकास परिषद के, उसे लेकर काफ़ी यहाँ पर माहौल जो इसमें गरमाया हुआ है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वजह से होने जा रहा है कि उन्होंने गुपकार जो गठबंधन बना उसका साथ दिया है, जिसमें महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान जो हैं वो जम्मू प्रोविंस में लोगों ने आगे ही नकारे हैं। इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन यहाँ पर हुए हैं, पीडीपी के ऑफिस के भीतर जाकर प्रदर्शन किया है लोगों ने और तिरंगे वहाँ पर फहराए हैं पीडीपी के ऑफिस के ऊपर जाकर। महबूबा का जो बयान था, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कांग्रेस जो है वो इस समय गिरी हुई है और इसी वजह है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारा पूरी तरह से समर्थन नहीं है, हम सीट शेयरिंग के हिसाब से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ इलाकों में हम लड़ रहे हैं, कुछ इलाकों में वो लड़ रहे हैं। पूरी तरह से खुलकर वो बयान दे नहीं रहे हैं कि उनका समर्थन पूरा है या नहीं। जी बिल्कुल। और इधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने गुपकार गठबंधन को लेकर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर हमला बोला। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार पहले से ही देश विरोधी ताकतों के इशारों पर नाच रहा है और गुपकार गैंग में इन्होंने जम्मू कश्मीर के रिफत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रिफत, अभी गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस अब ग्लोबल होने जा रहा है या हो गया है। इस बात के मायने क्या है और किस तरह से गुपकार अलायंस को लेकर बीजेपी की रणनीति होने जा रही है आने वाले दिनों में? देखिए प्रीति, पहले भी मैंने कहा था कि अब एक चीज़ तो होगा कि देश भर में एक वर्ड ज़रूर ट्रेंड करेगा, वो है ये गुपकार गैंग। क्योंकि ये गुपकार अलायंस ये जो है उसका नाम भी बदल दिया गया था कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। पहले एक गुपकार डिक्लेरेशन 2019 में बनाई गई थी, उसका हिस्सा कांग्रेस थी और उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया। लेकिन उसके बाद कोशिश की बीजेपी कांग्रेस ने उससे अलहदा रहने की। लेकिन अब जिस तरीके से अमित शाह ने ट्वीट किया और बताया गुपकार गैंग, यानी गुपकार डिक्लेरेशन अब गुपकार गैंग में उन्होंने बदल दी और यही वर्ड अब ट्रेंड करेगा और इस पे अटैक शुरू हो जाएंगे। और ख़ास तौर से जिस तरीके से मैं पहले भी कह रहा था कि यहाँ पे जो है राजनीति अब इस चीज़ पे ज़रूर होगी और बीजेपी की तरफ से कोशिश ये की जाएगी कि वो कांग्रेस पे ज़्यादा अटैक करें, उससे कांग्रेस को पूरे देश में भी नुकसान होगा और साथ ही बीजेपी का फ़ायदा जम्मू में होगा इन इलेक्शंस में। क्योंकि हो सकता है कि अगर बीजेपी को ये भी लग रहा होता, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया, अगर ये भी मान लें कि बीजेपी को लग रहा होता कि बाकी पार्टीज जो है वो बॉयकॉट करेंगी, इसी वजह से उन्होंने डीडीसी ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस है वो अनाउंस कर दिए, ये जान के कि यहाँ की रीजनल पार्टीज चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जिनकी ज़्यादा यहाँ पे मजबूती है, उनको वो बाइकॉट के साथ रहेंगे और बीजेपी को उससे फ़ायदा मिलेगा और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स में बीजेपी का कब्जा रहता है। लेकिन चूंकि अब ये लोग मैदान में आ गए एक जॉइंट यूनाइटेड फोरम की हैसियत से, जिसे अब गुपकार डिक्लेरेशन नाम दिया गया था, और अब अगर वो एक साथ चुनाव लड़ते हैं, यानी कि अब ये होगा बीजेपी वर्सेस गुपकार डिक्लेरेशन या गुपकार अलायंस जो है वर्सेस ऑल होगा। और ऑल को भी किस तरह से बीजेपी परिभाषित कर रही है वो पूरे देश में इंपैक्ट करेगा और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो उन पर लग रहे आरोपों को कैसे डिफेंड करती है और जनता को क्या मैसेज देती है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं बल्कि बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी गुपकार अलायंस, गुपकार गठबंधन के बहाने सोनिया और राहुल को घेरा है। बीजेपी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयानों पर हमलावर रही और दोनों को देश विरोधी करार दिया। गुपकार गठबंधन पर गरजे अमित शाह।
राहुल सोनिया पर अमित शाह का निशाना। लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे गुपकार गठबंधन। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में बने गुपकार गठबंधन पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए एक ट्वीट के जरिए कहा कि अगर गुपकार गठबंधन देश हित के खिलाफ जाएगा तो भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। भारत के लोग अब राष्ट्रीय हित के खिलाफ इस गुपकार गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुपकार गठबंधन के लोगों को देश के लोगों के साथ चलना होगा, नहीं तो वो डूब जाएगा। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस भी इन चुनावों में कूद गई है। कांग्रेस ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों का समर्थन किया है जो गुपकार गठबंधन का हिस्सा हैं। गुपकार गठबंधन का मुख्य मुद्दा जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाना है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं जब तक कश्मीर का झंडा नहीं आएगा तब तक भारत का तिरंगा नहीं लहराएंगे। और श्रीमान फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम 370 को वापस लाने के लिए चीन का भी सहयोग लेंगे। पाकिस्तान से तो दोनों बातचीत की बात कर ही रहे हैं। तो आज आतंकवाद पर बहुत हमारी सेनाएं भारी पड़ी है, सुरक्षा भारी पड़ी है। आज वहां के लोग आतंकवाद से उबे हैं। अब लोकल टेररिस्ट नहीं आते, तो ये सब सारी खुराफात तो उसी के लिए की जा रही है। जम्मू कश्मीर में गुपकार पार्टियों से समझौता करने के बाद कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घिर गई है। इस बार मोर्चा संभाला खुद अमित शाह ने और उन्होंने गुपकार गठबंधन के बहाने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आड़े हाथ लिया, जिसके ठीक बाद कांग्रेस ने भी पलटवार का मौका नहीं गंवाया। गुपकार गैंग ग्लोबल हो रहा है। वो चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू और कश्मीर में हस्तक्षेप करें। गुपकार गैंग ने भारत के तिरंगे का अपमान किया है। क्या सोनिया जी और राहुल गांधी जी गुपकार गैंग की ऐसी बातों का समर्थन करते हैं? उन्हें भारत के लोगों के सामने अपना रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 को हटाकर दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को जो अधिकार दिए गए हैं वो उसे छीनना चाहते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें हर जगह अस्वीकार कर रहे हैं। जिसको एंटी सोशल या राष्ट्र एंटी नेशनल कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर सरकारें बनाई हैं, उनको सरकार में शामिल किया है, उनका समर्थन लिया है। आज वो देशद्रोही हो गए हैं। तो अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल जम्मू कश्मीर में 29 नवंबर से जिला विकास परिषद के चुनाव होने हैं। इन चुनाव में कश्मीर कांग्रेस पार्टी गुपकार गठबंधन वाली पार्टियों के साथ उतरी है। गुपकार गठबंधन में कश्मीर की बड़ी छोटी पार्टियां शामिल हैं। गुपकार समझौते का मेन मुद्दा आर्टिकल 370 को फिर से लागू कराना है। इसी गुपकार समझौते में बड़ी पार्टी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी शामिल है। कुछ दिनों पहले महबूबा ने तिरंगा झंडा लगाने से इनकार किया था। साथ ही फारूक ने आर्टिकल 370 फिर लागू कराने के लिए चीन की मदद मांगी थी। इस नए गठबंधन के मुद्दे देश के सामने रखकर बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है। आर्टिकल 370 ना हटे, बाद में कोई तिरंगा ना उठाए, चीन की सहायता से किस प्रकार अनुच्छेद 370 वापस आए, ये गुपकर है या गुप्तचर है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस? दरअसल गुपकार गठबंधन का मसौदा तैयार करने में कश्मीर की 6 छोटी बड़ी पार्टियां शामिल थी, लेकिन अब कांग्रेस के भी इनके साथ मिलकर जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ने से राजनीति गर्मा गई है। कश्मीर की समस्या का समाधान ये लोग नहीं कर पाए। 370 हटाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कश्मीर के लोगों को अगर आप कॉन्फिडेंस में ये कदम उठाते हैं उन्हें लेकर, तब हालात वहाँ ठीक होते हैं। गुपकार गठबंधन यूं तो कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से पहले बना था, लेकिन 5 अगस्त 2020 को इनकी अहम बैठक हुई। दरअसल 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड वाले घर पर बैठक हुई।
इसमें बीजेपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में आर्टिकल 370 बचाने पर सभी पार्टियों की सहमति बनी। हालांकि बैठक के अगले ही दिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। जम्मू कश्मीर को बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके एक साल बाद 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने फिर से बैठक की। इस बैठक में गुपकार घोषणा पर सबने अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद 15 अक्टूबर 2020 को यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया। पीजीएडी ने ऐलान किया कि गुपकार गठबंधन की सभी पार्टियां 4 अगस्त 2019 का दर्जा बहाल करने की लड़ाई लड़ती रहेंगी। अब जब नए जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव होने जा रहा है तो कांग्रेस इन पार्टियों के साथ आकर घिर गई है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर वो खुलकर गुपकार समझौता करने वाली पार्टियों के साथ नहीं दिखना चाहती, जबकि कश्मीर में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए गुपकार में शामिल दलों के साथ समझौता करना उसकी राजनीतिक मजबूरी है। इसीलिए कांग्रेस दोहरे राजनीतिक जाल में उलझी नजर आ रही है। पवन हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, गुपकार गठबंधन को लेकर वहां की जनता क्या मैसेज दे रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सुर्खियां हो रही हैं, साथ ही केंद्र सरकार जिस तरह का हमला कर रही है गुपकार गठबंधन और कांग्रेस को लेकर, जाहिर तौर पर वहां की आवाम की भी अपनी सोच और राय होगी। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। जिस तरह पहले पंचायत चुनाव जब हुए थे तब भी बीजेपी को काफ़ी बढ़त मिली थी, लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जो समर्थन गुपकार का दिया है उसे यहाँ पर लोग काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी खासा जनाधार जम्मू प्रोविंस के कुछ विधानसभा इलाके हैं जहाँ पर इनके बहुत से विधायक जीते आए हैं। लेकिन अब गुपकार का समर्थन करने से कांग्रेस जो खुलकर उनके साथ आई है उसे लेकर लोगों में नाराजगी जरूर है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के जो बयान थे तिरंगे को लेकर और चीन को धारा 370 वापस लाने के लिए चीन के साथ की जो बात कही थी उसे लेकर लोगों को काफी गुस्सा पहले भी था। लोगों में एक तरह से भी नाराजगी है कांग्रेस के स्टैंड को लेकर। इधर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने साफ कहा है कि अमित शाह ने ऐसी पार्टियों को देश बांटने वाली पार्टी बताया है। चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे लेफ्ट पार्टीज हैं, अब इतने टेस्ट दे चुकी हैं कि बेचारों का हर बार रिजल्ट फेल आता जा रहा है। यही है, और इसी को भारत के गृह मंत्री ने दूसरे शब्दों में कहा कि आप फेल्ड पार्टियां हैं, आप संविधान के विरोध में जाने वाली पार्टियां हैं और आपने हाथ मिलाए हैं, तो क्या आप असंवैधानिक रास्ते पर देश को बांटने और लड़वाने वाले रास्ते पर ही जाएंगे। और आरजेडी ने अमित शाह के आरोपों पर बीजेपी को घेर लिया और आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने महबूबा के साथ 3 साल तक सरकार चलाई और अब ऐसे आरोप लगाना गलत है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, महबूबा जी के साथ सरकार किसने बनाई थी? बड़ी खूबसूरत सरकार। वो जो आर्किटेक्ट महोदय थे, कहाँ नाम, राम माधव जी, कहा था कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा अभूतपूर्व हो रहा है। जाने कहाँ चले गए वो लोग, क्या हो गया जम्मू कश्मीर में? साहब, आईना रखा कीजिए, जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। रिफत हमारे साथ जुड़े हैं। रिफत, विरोधी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि तब जब सरकार चलाई थी पीडीपी के साथ, तब क्या वो देशद्रोही नहीं थी और उनसे सरकार चलाने के बाद जैसी अलग हुई तो देशद्रोही हो गई। ये तथ्य कितना काम आएगा इस चुनाव में विपक्ष का? देखिए प्रीति, ये एक बिल्कुल सही बात है कि उनका अलायंस उसमें था, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जब उनको लगा कि उनकी बात नहीं मानी जाती है और जो उनका डेवलपमेंट का एजेंडा था वो पूरा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने पीडीपी का साथ छोड़ दिया और वो सरकार से बाहर आ गए। उन्होंने सरकार गिराना ही बेहतर समझा और महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने अपना नाता जो है वो तोड़ दिया। वो उनकी एक दलील है, लेकिन हकीकत ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला हैं, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी एनडीए में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। तो दोनों का संबंध रहा है खासतौर से बीजेपी के साथ, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त शायद वो स्टेटमेंट काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस ज़्यादा टारगेट पे है। जैसा मैंने ये कहा कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्पेस पीडीपी की है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, हो सकता है कि वो अपनी साख्त बचाने में कामयाब हो जाएं आने वाले इंतखाबात में, लेकिन क्या कांग्रेस कोई सीट यहाँ से और जम्मू में ले पाएगी?
क्योंकि एक बैलेंस था जम्मू में बीजेपी और कांग्रेस का। बीजेपी चाहती है कि पूरा जो है जम्मू में इन्हीं चीजों को लेके कांग्रेस का सफाया किया जाए, क्योंकि उनको कैंपेन ज्यादा हद तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जा सकता है। जैसा पवन भी रिफत आपके साथ बता रहे थे कि जम्मू प्रोविंस में ठीक ठाक आधार है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने बीजेपी को घेरते हुए जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी दोनों की सरकार की याद दिलाई। पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव में जाती हैं, उनके पॉलिटिकल एजेंडा हमेशा यही रहा, कभी सेल्फ रूल, कभी ग्रेटर इकोनॉमी, और वो बीजेपी का हिस्सा भी रहे। जब बीजेपी के साथ पीडीपी की सरकार थी तब भी उनका एजेंडा जो था वो सेल्फ रूल था, 370 को मजबूत करने का था और 370 से आगे जाने का था, तो तब वो सही था। आज अगर कोई सीट एडजस्टमेंट या सीट शेयरिंग कहीं कहीं हो रही है, कई जगह नहीं है, बहुत कम जगह पे सीट शेयरिंग है। और गुपकार गठबंधन के सदस्य मुजफ्फर शाह ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। हमारे माननीय अमित शाह जी को मालूम है कि गुपकार गैंग फॉरेन फोर्सेस के तहत काम कर रही है, तो वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्ट्री के लायक है ही नहीं। क्या कोई सबूत है आपके पास अमित शाह जी? कौन से फोर्सेस हैं? यू आर द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, इट डज नॉट बिहेव यू टू टॉक लाइक दिस। कौन से फोर्सेस हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं? ये जम्मू कश्मीर की अलायंस है, पब्लिक अलायंस है। ये आपको जवाब मिल जाएगा। झारखंड के एक छोटे से गांव ने 2 समर्पित समूह बनाए। एक के सदस्यों ने स्वच्छता और हाथ की स्वच्छता के साथ काम किया और दूसरे सदस्यों ने शौचालय के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इन मुद्दों पर काम किया जब तक वे एक उदाहरण नहीं बन गए। ये चिरुगुडा की कहानी है। स्वच्छता का काम करने के लिए 2 ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में चूँकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है, उससे जागरूकता फैलाएं। और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए। पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था, बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है, अभी बहुत ही मैंने सुविधा हो रहा है। यहाँ के जो एक समूह बना है जिसको हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम लोग ग्राम संगठन बोलते हैं, वो ग्राम संगठन के समूह ने क्या किया कि सरकार का पैसा को अपने में लिया और उसे शौचालय बनाया। मुंह में मैंने कपड़ा से ढकने से और आदमी से दूरी से रहने से और साबुन से हाथ के धोने से इस गांव में कोरोना बीमारी एक भी नहीं मरीज हुआ है। ये चिरुगुडा गांव के लोग सब लोग मिल करके अगर अपने घर के लिए पानी ला सकते हैं, हर एक घर में शौचालय बना सकते हैं, तो ये हमारे भारत देश के दूसरे गांव के लोग के लिए भी ये मुमकिन है। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के